सब स्वागत है आपका। आता हूं सर मैं आपके पास। आचार्य शैलेश जी, आज दूसरा दिन है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की तस्वीर आप देखने उम्मीद कर रहे हैं? और दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने ट्वीट कर दिया है और कई सारी बातें कही उन्होंने 6 दिसंबर की याद दिला दी है, उन्होंने 23 दिसंबर की याद दिला दी है ट्वीट करके। हर महादेव, हर हर महादेव, सत्यमेव जयते, सतेन रक्षते धर्मा विद्या युगेन रक्षते। सत्य की विजय हमेशा होती रही है और जो आसुरी शक्तियां चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, आसुरी शक्तियां दैवी शक्तियों के सामने नतमस्तक होंगी ही होंगी। असत्य पर सत्य का विजय हुआ ही है। भले ही सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। अधर्म पर धर्म की हमेशा विजय पताका लहराते आया है। इसलिए इतिहास को देखिए, इतिहास में भी जो असत्य के मार्ग पर होता है उसका हार निश्चित है। असदुद्दीन ओवैसी इस युग का राक्षस हैं, जो इस देश को लड़ाने का, इस देश को आपसी सद्भाव को समाप्त करने का और देश में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं अपनी चंद राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए। सत्य यही है कि बाबा विश्वनाथ जहां विराज रहे हैं, जहां ज्ञानवापी कुआं है, ज्ञानवापी मंदिर है, वही सत्य है। हम साक्ष्य के आधार पर और सबूत के आधार पर आचार्य जी, वो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी जैसी घटनाओं की बाढ़ ना आ जाए, उनको चिंता सता रही है। देखिए, उनको चिंता जो सता रही है वह चिंता सिर्फ राजनीतिक शक्ति, उनको पता है कि उनकी दुकान बंद होने वाला है। वह जो व्यक्ति है वह इस देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का काम करता है। जो देश का मुस्लिम व्यक्ति, जो जितने भी मुस्लिम हैं, उन्हें पता है कि इस देश का इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है। चंद लोग 0.005% लोग जो है वह जो सच्चे और कमजोर, गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मूर्ख बना करके उस पर राज करने की कोशिश करते हैं। सत्य यही है कि हमारा शास्त्र जी, हमारा स्कंद पुराण में वर्णन है, बाबा विश्वनाथ जी का विशेष काशी खंड का वर्णन है। काशी खंड में ज्ञानवापी मंदिर का वर्णन है, ज्ञानवापी कुआं का वर्णन है और भगवान शिव ने मां पार्वती को ज्ञान दिया था। उस स्थान को ज्ञानवापी बोलते हैं और उस स्थान पर ज्ञानवापी कूप है, ज्ञानवापी कुआं है। ठीक है, अब सर्वे हो रहा है, ऐसा ही सर्वे हो रहा है आचार्य जी, अब देखना होगा। ये हम लोग शुरू से सब लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं है। हमारे साथ सैयद मोजिद इमाम साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। सैयद मोजिद साहब, राजनीतिक तौर पर बात करें तो इसको आप कैसे देखते हैं? ओवैसी साहब देखिए हमलावर है, उन्होंने ट्वीट करके बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। इसका पॉलिटिकल माइलेज भी किसी को मिलता और नफा नुकसान मिलता दिखाई दे रहा है? क्या होता दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, अभी जो अस्त्र था वो अयोध्या को लेकर था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब नया अस्त्र, राजनीतिक अस्त्र उनके पास आया है और वो ज्ञानवापी के सूरत में आया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जगह पूर्वांचल में है और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी हाल के विधानसभा चुनाव में देखते हुए थोड़ी कमजोर हुई थी। तो वो शायद एक मजबूत स्थिति में बीजेपी जाएगी और क्योंकि उत्तर प्रदेश में से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी के पास जिस तरह से वहां पे मेजॉरिटी है, जिस तरह से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, तो वहां पे अगर कोई स्थिति पैदा होती है जहां पे पोलराइजेशन का गेम चल सके तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे फायदा होगा और इसलिए ये पूरा माहौल जो है, राजनीतिक माहौल बन रहा है। वो दिनेश लाल नेहरूआ भी पहुंचे हैं, आजमगढ़ से भी उपचुनाव जीत के पहुंचे हैं और आजमगढ़ और वाराणसी के बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उस पूर्वांचल के पूरे इलाके को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कैप्चर करनी चाहिए। पिछले चुनाव में जो नुकसान हुआ उसको देखकर अभी आपने देखा कि कितने लोग, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सबको अपने फोल्ड में लेकर आ रही बीजेपी और लोगों पे वर्क कर रहा है, हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट एक्सपेंशन था वो भी थोड़े दिन के लिए टाल दिया गया। वो चाहते हैं कि ज्यादातर लोग उनके साथ जब आ जाए तो एक साथ
कैबिनेट एक्सपेंशन हो और जो छोटी छोटी जातियां के नेता उनको जोड़ने की कोशिश चल रही है। तो बीजेपी अपना होमवर्क कर रही है और निश्चित तौर पर लेकिन मौजे साहब लेकिन यहाँ पर जब भी इस तरह के सवाल जवाब होते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ठीक है मौलाना साहब भी आ गए, स्वागत है शहाबुद्दीन जी आपका, आता हूं सर आपके पास। लेकिन मौजे साहब जब भी बीजेपी के लोगों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि साहब इसमें हम क्या करें, तो लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट तक उन्होंने फैसला सुनाया है, हमारा इसमें क्या लेना देना है, ये तो कोर्ट का मामला है। देखिए वीएचपी आरएसएस का अनुवांशिक अंग है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, और आरएसएस बीजेपी का मेंटोर है, इससे भी कोई इनकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें राजनीतिक पुट तो है ही है, इससे कोई इनकार नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी उस आड़ में बच नहीं सकती, क्योंकि अयोध्या मूवमेंट जिस तरह से बीजेपी ने चलाया था उसमें लाल कृष्ण आडवाणी सबसे आगे थे। नरेंद्र मोदी जो अब वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अपने देश के, वो उस वक्त वहां पे अयोध्या मूवमेंट में आडवाणी जी के सारथी के तौर पे काम किया, उन्होंने पूरा मैनेज किया था। तो ये नहीं कहा सकते कि बीजेपी इससे कहीं अलग है। बीजेपी को इससे राजनीतिक फायदा होगा, इससे कोई इनकार नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है, खासकर जब से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, 2014 के बाद देश में सरकार बनी, उससे बीजेपी को फायदा होगा, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी खाली बस अयोध्या और वाराणसी के उस पर निर्भर नहीं है, वो छोटी छोटी जातियों को भी जोड़े, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब विपक्षी रणनीति क्या होगी सर, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे, आपके एक्सपर्ट कमेंट जरूर लेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन जी, ओवैसी साहब ने यहाँ पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम देखिए ये ज्ञानवापी जो चल रहा है उसमें बाबरी जैसे कोई यहाँ पर बाढ़ ना आ जाए वैसे केसों की 6 दिसंबर की घटना उन्होंने याद दिलाई है, 23 दिसंबर की घटना उन्होंने याद दिलाई है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए ओवैसी साहब तो इस तरह की बातें करते हैं जो भड़काने वाली बात हो, और 6 दिसंबर की बात जाहिर बात है, ठीक है एक बहुत बड़ी घटना है, मगर हिंदुस्तान का जो हिंदू और मुस्लिम यानी यहाँ पे जितने रहने वाले नागरिक हैं, शहरी हैं, सब लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब इंशाल्लाह इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। ये एक कानूनी लड़ाई है ज्ञानवापी मस्जिद, और कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। मुस्लिम पक्ष भी लड़ रहा है मजबूती के साथ में, हिंदू पक्ष भी लड़ रहा है मजबूती के साथ में। तो ये कोर्ट की एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसमें कहीं जो है वो आपस में लड़ाई झगड़े की कहीं कोई बात नहीं है, ना कोई फिरका वाराना फसाद की बात है, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये अगर इस तरीके से कोई घटना होती है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वो जो लोग हैं उनके लिए भी नुकसान है, हमारे देश के लिए नुकसान है। लेकिन मौलाना साहब ऐसी बातें करनी क्यों है? आपको भी पता है, आपको भी पता है यहाँ पर कोई इतना ना समझ नहीं है, कितना संवेदनशील कितना सेंसिटिव मुद्दा है ये, और ऐसे समय में आकर आग में घी डालने की जरूरत कहाँ आ रही है, ऐसी बातें करने की जरूरत कहाँ आ रही है? इन ऐसे बयानों से आपको लगता नहीं कि बचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि आपको शुरुआती दौर में मैंने कहा कि ओवैसी साहब इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहते हैं, उनकी आदत है, उनकी फितरत है, वो इस तरह के बयान देते हैं। बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए उनको। बयान तो इस तरह का देना चाहिए जो माहौल साजगार होने वाला हो और जो माहौल को अच्छा बनाए, माहौल को खुशगवार बनाए। इस तरह के बयानों की जरूरत है, और भड़काऊ बयानों को और लोगों को उकसाने वाले बयानों की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में अमन शांति का एक माहौल है, ठीक है, वहां पर एक जगह वाकया हुआ है, वो भी काफी कंट्रोल कर लिया गया है, मगर भड़काना की जरूरत नहीं है। अमन शांति की अपील करें, और जहां जहां लोग हैं, कार्यकर्ता हैं ओवैसी साहब अपने कार्यकर्ता, अपनी टीम को, अपनी पार्टी के लोगों को कहें कि अमन शांति के लिए काम करिए, सौहार्द बनाइए। अच्छी बात है, अच्छी बात है मौलाना साहब, आपने ये बातें कही और